यस डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक लेते हैं क्लास 11th के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन। इसी चैप्टर का पार्ट है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। स्ट्रेट लाइन मोशन में जब कोई बॉडी मूव करेगी तो हम अब से पहले जो कोई डिस्टेंस निकालनी होती थी तो स्पीड इनटू टाइम करके निकाल लेते थे, लेकिन वहाँ हमें ये अंडरस्टूड होता था कि स्पीड जो है वो कांस्टेंट थी पूरी डिस्टेंस के लिए। मान लीजिए 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और 20 सेकंड्स तक कोई बॉडी चली तो यहाँ पे हम डिस्टेंस निकाल देते थे सीधे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे आ जाती थी 800 मीटर। अगर स्ट्रेट लाइन में है तो वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड कह के यहाँ पे फिर डिस्प्लेसमेंट हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं और वेलोसिटी और स्पीड दोनों इक्वल होते हैं। अगर इसी डिस्टेंस के कवर करने में इस बॉडी की वेलोसिटी कहीं पे 20 रही होती, कहीं पे 40 रही होती, कहीं पे 60 रही होती मीटर पर सेकंड, और मान लीजिए टाइम अब की बार लगता है 10 सेकंड्स, डिस्टेंस वही है जितनी डिस्टेंस 800 मीटर पहले थी, लेकिन अगर 800 मीटर हमें कैलकुलेट करके निकालना है, पहले पता नहीं है, तो पहले वाले केस में तो डिस्टेंस आराम से निकल गई क्योंकि शुरू से लास्ट तक हमारी स्पीड जो थी या वेलोसिटी जो थी वो कांस्टेंट थी। लेकिन यहाँ वेरिएबल वेलोसिटी के केस में हम वेलोसिटी इनटू टाइम करके डिस्टेंस निकाले कैसे, कौन सी वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करके हम करें, क्योंकि अलग अलग वेलोसिटी के साथ टाइम अलग अलग नहीं दिया हुआ है, टोटल टाइम दे दिया गया है। तो ऐसे केस में जब वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होती है तो हम कहते हैं वहाँ पे वेरिएबल वेलोसिटी यानी एक्सीलरेशन है। ऐसे केस में जब वेलोसिटी वेरिएबल हो तो एक नई टर्म आती है एक्सीलरेशन, के बॉडी में एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन होगा तो बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होगी। तो यहाँ पे उस एक्सीलरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इन इक्वेशंस ऑफ मोशन में हम यूज करेंगे, क्योंकि अब डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट वेलोसिटी इनटू टाइम से हम नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ आके इक्वेशंस ऑफ मोशन की ज़रूरत पड़ती है। तो अब इनको डराइव कर लेते हैं एक बार। 9th और 10th में हल्का सा आपने इनका हिंट जरूर पढ़ा होगा। फर्स्ट इक्वेशन इस तरह से पढ़ी होगी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब ये i कैसे, इसको यहाँ पे डराइव करेंगे। सेकंड पढ़ी होगी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड होगी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें सिंबल u जो है इनिशियल वेलोसिटी होती है, v फाइनल वेलोसिटी होती है जहाँ पर अपना ऑब्जर्वेशन हम ख़त्म करते हैं, जहाँ से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम होता है, a एक्सीलरेशन और s जो है वो डिस्प्लेसमेंट। स्ट्रेट लाइन है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही होंगे। तो ये सिंबल हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे आई इसका डेरिवेशन करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। दो मेथड होते हैं इनको ड्राइव करने के, एक ग्राफिकल मेथड होगा और एक कैलकुलस मेथड। तो पहले ग्राफिकल मेथड करेंगे तीनों इक्वेशंस का, और उसके बाद फिर कैलकुलस मेथड से भी इनको करेंगे। तो ग्राफिकल मेथड में वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ खींचना ज़रूरी होगा। मान लीजिए ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इधर हम वेलोसिटी ले लेते हैं और इधर हम टाइम। इनिशियली t इक्वल टू 0 पे जब हमने अपना ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया तो हमारी बॉडी की वेलोसिटी थी u। यहाँ पे वेलोसिटी की जो भी वैल्यू रही होगी 10, 20, 30, 40 जो भी होगी, वहाँ पे हम नॉर्मल वैल्यू, जनरल वैल्यू u मान लेते हैं। ये थी a पॉइंट पे। कुछ टाइम के बाद जब बॉडी b पॉइंट पे पहुँची तो उसकी वेलोसिटी u से बढ़ के v हो गई थी। यहाँ पे हमने अपना फाइनल ऑब्जर्वेशन किया, उसके बाद अपने ऑब्जर्वेशन बंद किए
यानी जहाँ से लेकर जहाँ तक हमने ऑब्जर्वेशन किया वहाँ तक के डेटा हम इकट्ठा कर रहे हैं। तो हमारे लिए इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v हुई, और इस ऑब्जर्वेशन में u से लेके v तक वेलोसिटी चेंज होने में टाइम लग गया, मान लीजिए हमें t। ये पॉइंट मान लेते हैं c पॉइंट शो कर रहा है कि टाइम t लगा है। तो हमें जो डेटा पता है एक बार उनके बारे में लिख देना चाहिए। तो लेट ए बॉडी स्टार्ट्स मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u and uniform acceleration a after time t becomes v। ग्राफ में जो हमने दिखाया है एक बार उसको थोड़ा वर्ड्स में लिख देना चाहिए। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन वीटी टाइम ग्राफ के स्लोप से हमने पिछले ग्राफ में पढ़ लिया था कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं स्लोप टाइम एक्सिस से कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है, उतना ही एंगल आता जा रहा है हर जगह। इसका मतलब एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए हम ये ग्राफ खींच रहे हैं, ये भी इन इक्वेशंस में हम ध्यान रखेंगे। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए है ये। तो यहाँ पे पहली इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी को ड्राइव करने के लिए हम यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि इसका एक्सीलरेशन इस ग्राफ से जो निकाला जाए वो स्लोप की हेल्प से निकाल के और उसको आगे बढ़ेंगे। तो मान लीजिए हम टाइम एक्सिस के पैरेलल ए पॉइंट से एक लाइन खींचते हैं और वो सामने वाली BC लाइन को जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट मान लेते हैं D। तो इस ट्रायंगल ABD में जो स्लोप आया वो इस बॉडी के यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की वैल्यू को शो करेगा। तो वहाँ से इसको डेरिवेशन को लेके चलते हैं। तो बिकॉज स्लोप ऑफ VT ग्राफ इक्वल टू होता है एक्सीलरेशन दैट इज tan थीटा इक्वल टू स्लोप ऑफ ग्राफ, जो ये एंगल होता है जो VT ग्राफ टाइम एक्सिस के साथ बनाता है उसके tan को हम बोलते हैं स्लोप, और एक्सीलरेशन का सिंबल हमने दिया a। अब इस ट्राइंगल से अगर हम tan थीटा की वैल्यू निकालें फ्रॉम ट्राइंगल ABD, यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू आनी चाहिए BD अपॉन AD, और ग्राफ से BD की वैल्यू हम निकाल लेंगे वेलोसिटी एक्सिस से। B के कोरस्पोंडिंग वेलोसिटी हमारी v है, D के कोरस्पोंडिंग वेलोसिटी u है। तो B से D तक जो ये डिफरेंस होगा ये v और u के डिफरेंस के बराबर होना चाहिए, यानी BD की वैल्यू हमारी इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हुई v माइनस u। उसी तरह से AD की वैल्यू टाइम एक्सिस से निकालेंगे। D पे टाइम हमारा t है, A पे टाइम हमारा स्टार्टिंग टाइम था u, तो AD की वैल्यू टाइम एक्सिस के रूप में t माइनस 0 आ जाएगी यानी t। तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू हमारी आ जानी चाहिए AB की जगह v माइनस u और AD की जगह t, और tan थीटा की वैल्यू ऊपर से हम देख रहे हैं a है, और a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। ये हमारा रिलेशन 1 कह दीजिए, ये रिलेशन 2 कह दीजिए। 1 और 2 से हम देखते हैं कि tan थीटा की वैल्यू वहाँ से लेकर यहाँ पे पुट कर ली और क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको, तो v माइनस यू इक्वल टू आया AT, और u को अगर राइट साइड ले जाके प्लस कर लें तो फटाफट हमारी फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव हो गई v इक्वल टू यू प्लस AT। जो इक्वेशन हमने पढ़ी है पहले उनमें कुछ अगर विशेष पॉइंट याद रख लिए जाएं तो वो इन डेरिवेशन में बड़े हेल्प करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में ये जो पांच सिंबल मैंने लिखे हैं, तीनों इक्वेशन में इनमें से एक गायब होगा जरूर। फर्स्ट इक्वेशन में हम देख रहे हैं s नहीं है, फर्स्ट इक्वेशन में s नहीं होता है, तो अगर हमारे डेरिवेशन में कहीं s आता तो हम उसको एलिमिनेट जरूर करते।
लेकिन चलो बाई चांस कहीं एस आया ही नहीं। सेकंड इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि v नहीं होता है फाइनल वेलोसिटी। अभी डेरिवेशन में हो सकता है कहीं v आ जाए, v की वैल्यू जो हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली, अगर ये v आ जाता है तो इसको हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड इक्वेशन हमारे थोड़ा आइडिया है। अगर आइडिया है तो वहाँ तक पहुँच सकते हैं, नहीं तो सेकंड इक्वेशन को अगर हमें आइडिया ना हो तो बीच में भी छोड़ सकते हैं कि भाई, छोड़ सकते थे कि भाई ये सेकंड इक्वेशन तो आ चुकी है। लेकिन या तो वो सेकंड इक्वेशन को कह देगा कि दिस सेकंड इक्वेशन को ड्राइव कीजिए, या फिर आपको इसका आइडिया होगा तो आप वहाँ तक उसको पहुँचाएंगे। खैर, अब सेकंड इक्वेशन पे चलते हैं। डायग्राम इसी डायग्राम से ड्राइव करेंगे। तो मैं लेके चलता हूँ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में अब की बात जो हम डेटा लिखेंगे उसमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का भी हम रेफरेंस देंगे। तो उसी तरह से करीब करीब वही डेटा लिखेंगे। लेट ए बॉडी स्टार्ट्स मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u and uniform acceleration a after time t its displacement becomes s। फाइनल वेलोसिटी की ज़रूरत नहीं है, अगर लिख भी देंगे कि आफ्टर टाइम टी फाइनल वेलोसिटी बिकम्स वी, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं वी टी ग्राफ के एरिया से निकाल सकते हैं, तो वही कंसेप्ट यहाँ यूज करेंगे। तो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वी टी ग्राफ होता है एरिया ऑफ वी टी ग्राफ। यानी S इक्वल टू, अब वी टी ग्राफ के एरिया से मतलब क्या है, वी टी में जो T है इसका ध्यान रखेंगे कि टाइम एक्सिस तक का ग्राफ हम लेंगे, और वी टी ग्राफ है हमारा ये A से लेके B तक। A से लेके B तक जो लाइन आई है ये है हमारा वी टी ग्राफ, और इस ग्राफ से B से लेके टाइम एक्सिस तक और A से लेके टाइम एक्सिस तक, यहाँ तक का ये पूरा एरिया हमारा डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। अगर इस एरिया को हम निकालने में कामयाब हो जाएं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो यानी S इक्वल टू एरिया ऑफ A O C B A, AOCBAD को चाहिए बीच में, अभी नहीं लेते इसका नाम। तो या तो ट्रेपेजियम का एरिया का वाला फॉर्मूला आप लगाइए, या फिर ट्रेपेजियम का याद नहीं है तो आराम से रेक्टेंगल का एरिया और ट्राइंगल का एरिया दोनों का सम कर दीजिए, तो टोटल एरिया तो भी वो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। यानी इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल AOCD। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस हो गया हमारा AD, हाइट हो गई इसकी BD, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OA इंटू AD, दो साइड की मल्टीप्लाई। अब यहाँ हम देखते हैं दोनों में AD कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं इसको। तो देयरफॉर S इक्वल टू, यहाँ बचता है हमारा हाफ BD प्लस यहाँ बच जाता है OA
और ये ले लेते हैं हम AD कॉमन। अब डायग्राम से इन सब की वैल्यूज़ हम लिख सकते हैं। BD की वैल्यू वही V माइनस यू, यहाँ पे V एक्सिस से देख सकते हैं हम, वेलोसिटी वाली एक्सिस से, और O से A तक जो हमारी वेलोसिटी है वो U और 0 का डिफरेंस, तो U तो वेलोसिटी ये होगी U माइनस 0, O एक जगह रखेंगे। BD हमारा दिखा रहा है V और U का डिफरेंस, वहाँ V माइनस यू रख देंगे, और AD हमारा दिखा रहा है टाइम। तो इन सब की वैल्यू अगर रखें तो क्या आ जाता है, S इक्वल टू हाफ V माइनस यू प्लस U इंटू T। इनकी वैल्यू अगर रखी जाए तो अब वैसे तो अगर इसको सोल्व कर लिया जाए तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन तो लगता है ये आ गई है, लेकिन हमें पहले से आइडिया है कि सेकंड इक्वेशन में v होता ही नहीं है, तो हमें v को एलिमिनेट ही करना है। तो या तो आपको सेकंड इक्वेशन इस तरह से कह के ड्राइव करने को कहा जाएगा, या फिर आपसे उम्मीद की जाएगी कि आपको सेकंड इक्वेशन का मालूम है, इसलिए आप उसको उसी फॉर्म में ड्राइव करके देंगे। तो अब इसमें v को एलिमिनेट हमें करना है, तो यहाँ पे बेहतर रहेगा कि हम इस ग्राफ की हेल्प से ही एलिमिनेट करें। कई बार हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का रेफरेंस देकर वहाँ से v माइनस यू की वैल्यू निकाल देते हैं। तो बेहतर रहेगा कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें ड्राइव करने को कहा है, हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे ना जाएं और इस ग्राफ से ही हम v की या v माइनस यू को रिप्लेस करके जैसे भी करें इसको कोशिश करेंगे। तो हम इसको एलिमिनेट करने के लिए सोचते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा हमारे पास पॉइंट है यहाँ पे कि हम इसके स्लोप को फिर से याद करें। इसी ग्राफ का स्लोप, उसमें v माइनस यू आ जाएगा, देखो tan थीटा इक्वल टू ये v माइनस यू अपॉन टी आएगा, तो वहाँ से v माइनस यू की वैल्यू यहाँ रख देंगे, v एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ से मैं अगेन फ्रॉम ग्राफ स्लोप यानी tan थीटा, स्लोप होता है एक्सीलरेशन, tan थीटा की वैल्यू हमें वहाँ से दिख रही है v माइनस यू अपॉन टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके v माइनस यू की वैल्यू AT, फटाफट यहाँ से निकाल के v माइनस यू की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देते हैं। इसको इक्वेशन 1 का रेफरेंस दे देंगे एक बार। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 S इक्वल टू आ जाता है हमारा हाफ v माइनस यू की वैल्यू रखी यहाँ पे AT प्लस u, और बाहर हमारा फिर से t है। अब ब्रैकेट खोल देते हैं तो सेकंड इक्वेशन हमारी आ जाती है हाफ AT स्क्वायर और प्लस u इंटू टी, टी की दोनों में मल्टीप्लाई की, तो हमारी सेकंड इक्वेशन बड़ी आसानी से आ गई, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। इनको थोड़ा आगे पीछे करके लिख दिया। तो इस तरह से ग्राफ की हेल्प से ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन हुआ, बड़ी आसानी से हो गया। तो अब इसी तरह से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डराइव कर लेते हैं। बहुत इजी हैं लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है एग्जाम के हिसाब से। तो अब चलते हैं फटाफट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। तो यहाँ पे करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, मैं इसको हटा देता हूँ, यही ग्राफ काम कर जाएगा। एग्ज़ाम में जो भी इक्वेशन आए आप सेम ग्राफ यूज करेंगे, अलग अलग ग्राफ की ज़रूरत नहीं है। तो अब करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फिर वही कहानी लिख देंगे थोड़ी सी कि लेट इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v आफ्टर टाइम t एंड ड्यू टू एक्सीलरेशन a। तो फिर दोबारा से लिख देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में जब भी इक्वेशन आप सोल्व करोगे तो ये डेटा तो लिखेंगे। तो चलिए, मैं मिटा दिया, नहीं तो मुझे मिटाना नहीं चाहिए था, काम आ जाता वही। चलिए, लेट ए बॉडी स्टार्ट्स मूविंग with initial velocity u and uniform acceleration a after time t
its final velocity becomes v, and in this time interval its displacement is s। थर्ड इक्वेशन इस फॉर्म में है हमारी, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात इसमें है थर्ड इक्वेशन में कौन नहीं है, थर्ड इक्वेशन में टी नहीं होता है। तो अगर यहाँ पे हमारे डेरिवेशन में कहीं टी आता दिखाई देता है तो हम उसको एलिमिनेट करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है क्योंकि टी तो हमें एलिमिनेट करना है, तो हम डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट करते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट का बहुत आसान है, सेकंड इक्वेशन में हमने किया ही है अभी, तो बिल्कुल उसी मेथड से कि डिस्प्लेसमेंट को इस वी टी ग्राफ का एरिया निकाल के आगे बढ़ जाते हैं। तो बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ वी टी ग्राफ, और उसी तरह से चलते हैं बिल्कुल। यहाँ पे एरिया जो है हमारा दो पार्ट में है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ओ सी डी, यानी S इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा हो गया बेस इंटू हाइट ए डी इंटू बी डी, और ये हमारा हो गया रेक्टेंगल का ओ ए इंटू ए डी। वही ए डी कॉमन ले लेते हैं उसी तरह से, हाफ यहाँ पे बचता है हमारा हाफ बी डी प्लस ओ ए, और यही हमारा ए डी कॉमन। यहाँ तक सेकंड इक्वेशन ही ड्राइव कर रहे हैं हम, ये समझिए बिल्कुल सेम टू सेम। इतना इजी है थर्ड इक्वेशन को ड्राइव करना। सेकंड इक्वेशन अगर हमने कर ली है तो यहाँ तक का बिल्कुल सेम टू सेम। अब यहाँ इनकी वैल्यू रखिए और टी को एलिमिनेट करने के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। तो इनकी वैल्यू रख लेते हैं। ग्राफ से हम देख रहे हैं कि, चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रॉम ग्राफ, बी डी की वैल्यू हमें साफ साफ दिख रही है v माइनस यू, ओ ए की वैल्यू हमें दिख रही है u माइनस जीरो यानी u, ए डी की वैल्यू हमें वहाँ पे दिख रही है t माइनस जीरो यानी t। इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो देयरफॉर s इक्वल टू हाफ बी डी की वैल्यू आई v माइनस यू, ओ ए की वैल्यू u, और ए डी की वैल्यू आई t। क्योंकि यहाँ t को हमें एलिमिनेट करना है, इसलिए इसके अंदर पहले अगर सोल्व कर लेते हैं तो ठीक रहेगा। तो s इक्वल टू आ जाता है हमारा, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, u के नीचे कुछ है नहीं तो 1 मान लेंगे। यहाँ पे v माइनस यू के नीचे जो है 2 है, तो 2 हमारा एलसीएम आया, तो v माइनस यू के साथ प्लस का हो गया u, और यहाँ पे चल रहा है हमारा साथ साथ t। इस t को हम एलिमिनेट करेंगे। अब t को एलिमिनेट करते ही हमारा काम हो जाएगा। इसको थोड़ा सा अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाना चाहिए मेरा 2u में माइनस यू ऐड होके प्लस u बचेगा। तो s की वैल्यू आ जाती है मेरी यहाँ पे v प्लस यू बाई 2। s की वैल्यू ये जो आई हमारी, या इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, s की वैल्यू यहाँ से आ जाती है v प्लस यू बाई 2 और ये इंटू टी। ये मैं इक्वेशन 1 कर देता हूँ। अब यहाँ पे t को एलिमिनेट करना है बस। थर्ड इक्वेशन में मुझे आइडिया था कि t उसमें नहीं होता है, तो उसमें फिर हमारा स्लोप ही हेल्प करेगा, और वहाँ से इसको निकाल के लाते हैं। अगेन फ्रॉम ग्राफ स्लोप, जिसे हम tan थीटा की फॉर्म में लाएंगे, और वी टी ग्राफ का एरिया हमारा वी टी ग्राफ का स्लोप हमारा होता है एक्सीलरेशन, यानी एक्सीलरेशन a इक्वल टू tan थीटा की वैल्यू वही बी डी अपॉन ए डी। तो बी डी की वैल्यू आई v माइनस यू और ए डी की वैल्यू t। तो यहाँ से हमने v माइनस यू की वैल्यू निकाल ली ए टी, और t की वैल्यू तो हमें चाहिए थी, तो a को इधर ले आइए। तो v माइनस यू अपॉन ए, ये हमारी वैल्यू हो गई t की।
अब ये टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, बस डेरिवेशन हमारा कंप्लीट। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने एस की वैल्यू v प्लस यू अपॉन 2 में t की वैल्यू रखी v माइनस यू अपॉन a, ऊपर v माइनस यू और v प्लस यू की मल्टीप्लाई आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसको v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 2 और a की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2a। तो ये आ गया हमारी वैल्यू s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इधर हो जाएगा 2as और यू स्क्वायर को प्लस करके इधर ले आएंगे। तो फाइनल आंसर हमारा आ जाता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। 2a से मल्टीप्लाई करके हमारा 2as हो गया और यू स्क्वायर को प्लस करके इधर ले गए, तो ये आ गया वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इस तरह से हमारी तीनों इक्वेशंस बहुत ही अच्छी तरह से और बड़ी आसानी से डराइव हो जाती हैं। इंपॉर्टेंट बहुत हैं एग्जाम के हिसाब से, इन पे बेस पे न्यूमेरिकल भी खूब आते हैं। तो एक और इक्वेशन डराइव करते हैं कि nth सेकंड में ट्रेवल की गई डिस्टेंस, किसी बॉडी के द्वारा किसी पर्टिकुलर सेकंड में ट्रेवल की गई डिस्टेंस की भी एक इक्वेशन है। वो एक पर्टिकुलर सेकंड कोई सा भी सेकंड हो सकता है, वो 5th सेकंड भी हो सकता है, वो 10th सेकंड भी हो सकता है, वो 100th सेकंड भी हो सकता है। तो किसी एक पर्टिकुलर सेकंड में चली गई डिस्टेंस किस फॉर्मूले से, किस इक्वेशन से निकालते हैं, वो इक्वेशन ड्राइव कर लेते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, हमें t सेकंड में चली गई डिस्टेंस की इक्वेशन पता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब t की जगह मैं n रख लेता हूँ कि n सेकंड में ट्रेवल की गई डिस्टेंस। तो वी नो दैट the distance traveled by a body in n seconds is given by Sn equal to un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। सिंबल वही है, एस एन इक्वल टू डिस्टेंस n सेकंड में ट्रेवल की गई, u वही इनिशियल वेलोसिटी, n नंबर ऑफ सेकंड्स है यहाँ पे यानी टाइम, और a यहाँ पे वो है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो अगर n की जगह n-1 रख दें तो यानी इससे एक कम सेकंड में ट्रेवल की गई डिस्टेंस, तो n की जगह n-1 रख के उस एक सेकंड कम की जो डिस्टेंस है वो आ जाएगी। तो सिमिलरली डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकंड्स, तो Sn-1 इस तरह से लिख सकते हैं, u n की जगह n-1 प्लस हाफ ए n-1 स्क्वायर। तो वह पहले वाली को इक्वेशन 1 लिख देते हैं, इसको इक्वेशन 2 लिख देते हैं। तो सीधी सी बात है कि n सेकंड वाली डिस्टेंस ज़्यादा होगी कि ये ज़्यादा सेकंड है, ये तो इससे एक कम सेकंड है, इसमें कम डिस्टेंस ट्रेवल हुई होगी। तो ज़्यादा वाली डिस्टेंस में से कम डिस्टेंस निकाल देते हैं, घटा देते हैं, तो वो लास्ट का जो एक सेकंड है उसकी डिस्टेंस आ जाएगी जिसे हमने nth सेकंड बोला है। तो देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड s इक्वल टू Sn माइनस Sn-1, n सेकंड की डिस्टेंस और n-1 सेकंड की डिस्टेंस का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो n सेकंड की डिस्टेंस आई थी हमारी un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, माइनस करके जो वैल्यू लिखेंगे Sn-1 की तो ब्रैकेट में लिखनी चाहिए। तो u इंटू n-1 प्लस हाफ ए n-1 स्क्वायर। अंदर वाले ब्रैकेट को खोलते हैं, अभी ये बड़ा ब्रैकेट नहीं खोलते, तो ऐसे कर लेते हैं, नहीं तो इसमें कुछ गलती होने के चांस हो जाते हैं। माइनस को अभी ओपन नहीं करते, केवल अंदर का खोल लेते हैं, un माइनस यू प्लस हाफ ए, इसका स्क्वायर खोलने पे आएगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। अब ब्रैकेट खोल देते हैं,
एस इक्वल टू यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यू ये माइनस इस प्लस को माइनस करेगा, माइनस हाफ ए, ब्रैकेट खोलता हूँ तो एन स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगी। अब हाफ ए की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस फिर माइनस करेगा, माइनस हाफ ए, अंदर फिर इस माइनस प्लस की मल्टीप्लाई होकर माइनस होगा और ये माइनस फिर मल्टीप्लाई करके उसको प्लस कर देगा, और हाफ ए और 2n की मल्टीप्लाई से 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का an। अब un से un कैंसिल हो जाएगा, हाफ ए एन स्क्वायर से हाफ ए एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये बचता है हमारे पास s इक्वल टू यू माइनस हाफ ए प्लस ए एन। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं बस, तो ये आ जाता है हमारे पास s इक्वल टू यू। इन दोनों में से मैं हाफ ए कॉमन ले लेता हूँ। अगर हाफ ए कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है, यहाँ तो माइनस का 1 बचेगा क्योंकि मैं प्लस कॉमन लिया है, और ये ए एन की जगह हमारा हो जाएगा 2n। अगर ये ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो पहले मैं इन दोनों का एलसीएम लेके थोड़ा सोल्व कर लेता हूँ इसको। s इक्वल टू यू, और इसको ऐसे कर लेता हूँ, ये प्लस वाली क्वांटिटी पहले लिख लेता हूँ, ये इसमें तो आपको थोड़ा आसानी रहेगी। an पहले लिख के और माइनस हाफ ए बाद में लिख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, u प्लस के बाद एलसीएम लिया, an के नीचे 1 मान लेते हैं, दोनों का एलसीएम इसके नीचे 2 है तो 2 एलसीएम आया, तो ऊपर हो जाएगा हमारा 2an और आगे हो जाएगा a। तो s इक्वल टू आया u प्लस, इन दोनों में से हमारा a कॉमन आ रहा है, क्या बचता है 2n माइनस 1 और ये अपॉन 2। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं s इक्वल टू यू प्लस हाफ a इंटू 2n माइनस 1। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट हाफ ए कॉमन लेके शॉर्ट कर सकते थे, डायरेक्ट इस लाइन पे आ सकते थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत हो सकती है, तो मैं इसको आगे पीछे करके और एलसीएम लेके थोड़ा सा इसको थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन ये फिर गलती नहीं होगी, नहीं तो यहाँ पे किसी का 2n प्लस 1 भी आ सकता है जल्दबाजी में। तो ये हमारी nth सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस की इक्वेशन आई, जो इन तीनों से थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन बहुत यूजफुल रहेगी न्यूमेरिकल्स में। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं।